हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें हम देखेंगे। एक तो क्विक रिवीजन मीन्स जो पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं उसका, इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वो, एंड द कैलकुलेशन ऑफ CFSE फटाफट वाला, ठीक है। सेकेंड, व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे आपकी वैल्यूज CFSE की वैल्यूज़ को, एंड थर्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन में जो हमने पहले इलेक्ट्रॉन फीलिंग पढ़ी थी डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस में, तो उसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि देखो, सिंस वी नो दैट कि डी की ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं डी ऑर्बिटल्स। कौन से होंगे, DXY, DYZ, DXZ, DX², Y² और ये हो जाएगा DZ², ठीक है। ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स है दैट इज ट्रिपली डिजेनरेट, इनको बोलते हैं T2G सेट, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो T2G और टेट्राहेड्रल में सिर्फ T2, ठीक। T स्टैंड्स फॉर ट्रिपली। एंड ये कौन से हैं, नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल मीन्स इनके जो लोब्स होते हैं दे कम्स इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक। ये जो दो सेट है DX², DZ², दे आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स बिकॉज इनके जो लोब्स हैं ऑन द एक्सिस होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। एंड इसमें इनको बोला जाता है EG सेट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड सिर्फ E इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक। अब इसमें व्हेन मेटल जो फ्री आयनिक फॉर्म में है, जब वो किसी भी लिगेंड से कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम, मतलब दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक। तो हियर व्हेन मेटल इज इन फ्री आयनिक फॉर्म, तो उनके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम, तो उनकी दीज आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लिगेंड्स, तो यहाँ पे हमने ट्रिक देखा था, पहले हम देखेंगे इधर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, फिर टेट्रागोनल फील्ड एंड देन स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। और इस जो डीजेनरेट के इस डायरेक्शन में हम किसका करेंगे, टेट्राहेड्रल का। इधर करेंगे ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्रागोनल, देन स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो सेट है लिगेंड से कांटेक्ट में जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आएगा तो दो सेट में स्प्लिट अप हो जाता है। एक होता है आपका T2G सेट जो नीचे रहेगा, लोअर इन एनर्जी, एंड दूसरा होता है EG सेट विच इज़ हायर इन एनर्जी। दिस इज T2G सेट और ये हो जाएगा आपका EG सेट, किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक। एंड यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स है T2G सेट में कौन सा है, DXY, DYZ और ये हो जाएगा DXZ। और EG सेट में कौन सा है, DX², Y² और ये हो जाएगा आपका DZ², ठीक है। ये कौन से फील्ड का है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड का। और ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट है जो इसको डिवाइड करेगा दैट इज नोन एज बेरी सेंटर, दैट इज नोन एज बेरी सेंटर। तो जितना एनर्जी इसमें डिक्रीज होगा उतना ही एनर्जी इंक्रीज होता है, और ये डिक्रीज किसके बराबर होगा, डिक्रीज हो रहा है इसलिए -0.4 डेल्टा नॉट, और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए +0.6 डेल्टा नॉट, ठीक। और जो ओवरऑल डिफरेंस होगा इनके बीच दैट इज नोन एज डेल्टा नॉट। और ये जो डेल्टा नॉट है इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या कहीं कहीं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर T2G और EG और EG के बीच जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी किसकी, CFSE की, ठीक। इसके बाद आता है टेट्राहेड्रल के, ऑक्टाहेड्रल के बाद है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या है कि जैसे मान लो ये है आपका T2G सेट और ये है आपका EG सेट, ठीक है। इसमें ये दो फर्दर स्प्लिट होगा टेट्रागोनल में, और ये भी दो फर्दर स्प्लिट होगा टेट्रागोनल में, ठीक है। कैसे होता है, ZX, ये ट्रिक बताया था याद रखने का, ZX और ये ZX, मतलब जिन ऑर्बिटल्स में Z आएगा वो नीचे, तो इसमें कौन से में Z है, देखो DYZ और ये DXZ, तो ये नीचे आएगा DYZ और ये हो जाएगा DXZ, और XY वाला जो है वो ऊपर DXY। फिर इसमें भी जो Z आता है मतलब ये DZ² वाला, तो ये DZ² नीचे, और ये हो जाएगा DX² Y²। ये किसका है, टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल में इस तरह से स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल्स की। अब आता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में जस्ट क्या हो जाता है कि ये जो दो है इनका रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, बाकी सब एज इट इज़, मतलब ये तो नीचे ही रहेगा और ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर स्क्वायर प्लेनर में देखें तो स्क्वायर प्लेनर में ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका, ये हो गया आपका DYZ, DXZ, देन रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ आ जाएगा DZ², ये जो नीचे था ये ऊपर DXY,
एंड ये ऊपर ही रहेगा dx² y²। तो ये ऑर्डर रहेगा किसका, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। ये है आपका टेट्रागोनल का, और ये वाला किसका था, ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल के जस्ट अपोजिट किसका होता है, टेट्राहेड्रल का। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं इस तरफ, ठीक। तो इसमें ई जो सेट है वो नीचे रहेगा और जो T2 सेट है वो ऊपर। तो ये ई नीचे और ये हो जाएगा T2 ऊपर, करेक्ट। इनके बीच का जो डिफरेंस इन एनर्जी है दैट इज नोन एज डेल्टा टी। टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। तो ये जो है मेन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वेरियस फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वेरियस फील्ड्स। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लीगेंड्स वगैरह वगैरह बहुत सारे बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के हिसाब से फिर CFSE वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। नाउ अभी इस वीडियो का जो नया टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ CFSE। फैक्टर्स affecting the value of CFSE, factors affecting the value of CFSE। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो CFSE की वैल्यू को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सिंपल रिलेशन है। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ तो CFSE की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़। इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CFSE की वैल्यू। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज़ होगा तो CFSE की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, ठीक। देखो मान लो अगर ये है आपका आयरन, ठीक, और इसके पास 6 लिगेंड्स हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से मेटल में कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स में कौन सा चार्ज होगा, माइनस। और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से। तो ऑब्वियसली अगर प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। सो अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होगा तो जो इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन बिटवीन मेटल और लीगेंड के बीच का इंटरेक्शन भी इंक्रीज़ होगा, ठीक। तो इंटरेक्शन जितना ज़्यादा इंक्रीज़ मतलब जो स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल का, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली अगर स्प्लिटिंग इंक्रीज़ तो CFSE की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस आता है दैट इज़ CFSE। तो CFSE भी इंक्रीज़। सो हियर एकदम क्लियर सा डेफिनेशन है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज़ होगा तो CFSE की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। सो फॉर एग्जांपल, मान लो एक एग्जांपल लेके करें तो जैसे ये आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स है CO H2O6 एंड हियर इट इज़ गिवन 2+, ठीक। दूसरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट H2O6 और यहाँ दिया है 3+। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मेटल का, +2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। तो ऑब्वियसली CFSE की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, +3 वाले की, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है CFSE का, इस कॉम्प्लेक्स का आएगा 9300 सेंटीमीटर इनवर्स, और इस वाले कॉम्प्लेक्स का है 18600 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से जो CFSE की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती है, करेक्ट। पहला फैक्टर समझ आ गया। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है CFSE की वैल्यू को वो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब साइज ऑफ मेटल का साइज। सिंस वी नो दैट कि जो साइज़ है मेटल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब जो n की वैल्यू होती है वो। तो अगर साइज़ इंक्रीज़ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़, तो उससे आपकी CFSE की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी। मतलब इसमें भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। सो मान लो अगर मैं 3 कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, एक अपने डी जो ऑर्बिटल्स है, डी मेटल्स के कॉम्प्लेक्स है, उसमें कौन से सीरीज़ होते हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। तो ऑब्वियसली 3 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 4 क्या है, 5 क्या है, यही वैल्यू है किसकी, n की, विच इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो
CFAC की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है जैसे कोबाल्ट NH3 3+, ठीक। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, मान लो रोडियम NH3 3+, एक तीसरा कॉम्प्लेक्स इरिडियम NH3 3+, ठीक। सब चीज़ सेम है, लिगेंड सेम, लिगेंड्स भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है, मेटल के साइज़ का। ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट मेटल है, ये 3D सीरीज़ का है, इसमें 4D सीरीज़ का है, और इसमें कौन सा है, 5D सीरीज़ का। तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ऑब्वियसली CFAC की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक, डायरेक्टली रिलेशन। अब इसकी हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ देखें तो कोबाल्ट वाले की वैल्यू है 24,800 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी वैल्यू होगी 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और इरिडियम वाले की है 41,200 सेंटीमीटर इनवर्स। हो रही इंक्रीज, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से CFAC की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर। तीसरा फैक्टर जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ लीगेंड्स। नेचर ऑफ लीगेंड्स, लीगेंड्स के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली देखो लीगेंड्स जो है वो दो टाइप के होंगे, एक होंगे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और एक होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो CFAC की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड्स अगर है तो उसमें CFAC की वैल्यू जो है वो कम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएगा, किसका, T2G सेट का और EG सेट का, ऑब्वियसली। और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो CFAC की जो वैल्यू है, CFAC की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CFAC ज़्यादा, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो CFAC की वैल्यू कम। अब नेचर ऑफ लिगेंड्स में ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड स्ट्रेंथ, लिगेंड्स के स्ट्रेंथ के बेसिस पे जब हम जो भी आपके लिगेंड्स अवेलेबल लिगेंड्स हैं उसको अरेंज करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, तो हमको एक सीरीज मिलती है विच इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब व्हेन द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे जब हम उनको अरेंज करेंगे किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एक जो सीरीज जनरेट होती है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किस बेसिस पे अरेंज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे तो एक सीरीज जनरेट होती है। वो सीरीज कौन सी है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा आपका CO, देन साइनाइड, देन ट्राई एल्किल फॉस्फीन, C6H5- फेनिल लिगेंड, CH3-, NO2-, फिनोल्थ्रोलिन, बाईपिरिडीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, SO3 2- which is sulfide, EN इथाइलिन डाइअमीन, pyridine, ammonia, glycine, NCS- isothiocyanate, water, oxide, oxalate, ethanol which is C2H5OH, OH-, urea, fluoride, azide, chloride, thiocyanate, SCN- S2 सल्फाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, करेक्ट। तो ये है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो यहाँ पे ध्यान दो, वाटर के पहले मतलब ये जनरली इधर पे जो भी है वो सारे आएंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, और वाटर के बाद ये पूरा ये सब आएगा किसमें, वीक फील्ड लिगेंड्स में। तो मतलब अगर ये लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे तो CFAC की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये वाले जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं जनरली वाटर भी जो है वो वीक फील्ड में ही आएगा, तो ये जो लिगेंड्स है वो किस में आएगा, इस वीक फील्ड लिगेंड्स में, और इसमें CFAC की वैल्यू जो है वो कम रहती है, ठीक है। तो सिंपल, अगर मान लो 3 फैक्टर्स है, पहला है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का,
जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, CFSE की वैल्यू इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरा क्या देखा, साइज या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसके भी दोनों के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था CFSE की वैल्यू, ठीक। और तीसरा क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स। अगर लीगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CFSE ज़्यादा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो CFSE की वैल्यू कम, ठीक है। इस वाले लेक्चर में इतने, इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ CFT इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।